हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 45। 10th क्लास की है बेटा, विज्ञान सब्जेक्ट की है। 16 तारीख के यानी कि फ्राइडे की आपकी ये वर्कशीट है, जिसमें बेटा आज भी आप आवर्त सारणी से आगे जो मेंडलीव थी उनकी क्या क्या उपलब्धियाँ रहीं और क्या क्या उनकी लिमिटेशन यानी कि सीमाएँ रहीं। ठीक है, मतलब क्या कमी रह गई और क्या उन्होंने बता दिया वो पढ़ेंगे हम डिटेल में। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है बेटा ये टॉपिक आपका, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां एवं मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं। ठीक है, तो मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी पर काम किया तब तक 63 तत्व ज्ञात थे। हमने कल भी पढ़ा था बेटा इस बारे में, परसों। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, मतलब जो उनके गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। जैसे उनका परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है तो ऐसे ऐसे उनके गुणधर्म भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, अब मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ हैं जो ग्रुप कहलाते हैं। ऊर्ध्व स्तंभ मतलब होता है बेटा इस तरीके से, ओके। और क्षैतिज पंक्तियां मतलब कि इस तरीके से। क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड्स या आवर्त कहते हैं। हमने ये यहाँ तक पढ़ लिया था, ये आपकी रिवीजन थी। अब हम उसकी उपलब्धियां पढ़ते हैं। ठीक है, तो उपलब्धियों में बेटा उन्होंने क्या क्या बताया था। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा। वह इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। ठीक है, तो कई बार बेटा देखो, जब तुम स्कूल पेपर में मतलब एग्जाम देते हो तो उस समय पर भी हम उनका स्थान छोड़ देते हैं। जो बच्चे नहीं आते उस टाइम पर हमें तो ज्ञात रहता है कि कौन आएगा, लेकिन उन्होंने जब अपनी ये आवर्त सारणी बनाई थी तो उन्होंने बीच बीच में उनके स्थान छोड़ दिए थे। और वो क्यों छोड़े गए थे, जैसे मान लो ये छोड़ दिया, यहाँ पे छोड़ दिया, तो वो क्यों छोड़े थे? क्योंकि जैसे उन्होंने गुणधर्म के आधार पर मतलब कि वो जितने भी तत्व थे वो बैठाए थे, तो उनके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे आना था एक और एक यहाँ पे आना था, तो बीच में कोई और आना होगा। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ पर कोई और आएगा जिसकी अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई, जिसकी अभी तक खोज नहीं हुई। अभी खोज होनी बाकी, मतलब वो है पृथ्वी पर तो विद्यमान है लेकिन हमें नहीं पता अभी तक उसका। ठीक है, तो वो कौन कौन से थे बेटा जिनका अनुमान लगाया? अनुमानित तत्व और वास्तविक तत्व। तो अनुमानित तत्व थे एका बोरोन जो कि स्कैडियम था वास्तविक में, एका एल्यूमिनियम जो कि गैलियम था, एका सिलिकॉन यानी कि जर्मेनियम। अब ये एका बोरोन का क्या मतलब है बेटा कि उसकी जितने भी गुणधर्म होंगे या वो कैसे होंगे? बोरोन जैसे होंगे। ठीक है, जो कि थे भी। एका मतलब होता है अगला। ठीक है, तो बोरोन से जो अगला आएगा वो होगा स्कैडियम, एल्यूमिनियम से अगला जो आएगा गैलियम, सिलिकॉन से अगला जो आएगा जर्मेनियम। ठीक है, तो ये उन्होंने इन मतलब कि तत्वों का अनुमान लगाया था जिनका नाम उन्होंने एका दे दिया। कई बार जैसे हमें किसी का नाम नहीं पता हो तो हम क्या कह देते हैं, उसको दूसरे के आसपास से बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब कि तुमने किसी को देखा तो तुम्हें उसका नाम नहीं याद, तो तुम क्या बोलोगे कि उसने रेड कलर का वो पहन रखा था, या वो उसके बगल में खड़ा था, या उसके इस तरीके से ऐसे बताते हो ना। या पेपर में वो मैम स्पेक्स वाली लड़की थी, इस तरह यहाँ पे थी, ऐसे थी, तो इस तरीके से आप बता देते हो किसी और का सहारा लेते हुए। ठीक है, तो इसी तरीके से उन्होंने दूसरों के सहारे उनका नाम रख दिया एक एका बोरोन, यानी कि बोरोन जैसा होगा वो, और इसमें एल्यूमिनियम जैसे उसके मतलब कि रासायनिक इस तरीके के गुणधर्म होंगे, सिलिकॉन के मतलब सिलिकॉन जैसे होंगे उसके, जर्मेनियम के। फिर बात हुई बेटा इनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान भी बाद में सही पाया गया। तो जो इन्होंने ये अनुमान लगाए तो वो सच में सही पाए गए, मतलब बाद में इनकी खोज हुई और उनके जो गुणधर्म वगैरह थे वो ऐसे ही थे जैसे उन्होंने बताया। कैसे बेटा? देखो अब इनके गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान उन्होंने एका एल्यूमिनियम का 68 बताया था और गैलियम का कितना पाया? 69.7, जो कि बेटा मतलब कि राउंड ऑफ करोगे तो तुम एक जैसे से ही हैं। फिर ऑक्साइड का जो सूत्र इन्होंने एल्यूमिनियम का बताया था, एका एल्यूमिनियम का ये था। और जब गैल्यूमिनियम की देखी कि उन्होंने किस तरीके का ऑक्साइड बनाया है ऑक्सीजन के साथ, तो वो सेम टू सेम ऐसा ही बनाया। ठीक है, मतलब ई की जगह यहाँ पर बस वो एल्यूमिनियम उसका जर्मेनियम का नाम रख दो Ga2O3। तो उसी तरीके का उन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड मतलब क्लोराइड का सूत्र भी बनाया। जैसे क्लोराइड में ECl3 बताया उन्होंने कि ये बनेगा, तो वहाँ बाद में देखा तो वो यही बना। तो उनकी जो मतलब कि एक भविष्यवाणी थी वो एकदम सही सटीक बैठी, इसीलिए वो इतने ज़्यादा फेमस है और उनकी जो सारणी है उसका इतना ज़्यादा बातचीत होती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों जिसकी खोज बाद में हुई को भी पिछली अवस्था को छेड़े बिना नए समूह में रखा जा सका। अब बेटा देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो उत्कृष्ट गैसें थी जिनकी खोज बाद में हुई जिनकी, ठीक है, मतलब कि कुछ की तो पहले हो चुकी थी। और ये उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है बेटा? जिनका जो ये बाह्य कक्ष होता है वो कंप्लीट होता है। जैसे हीलियम हो गई, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनका जो बाह्य कक्ष है वो कंप्लीट है, वो उत्कृष्ट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसी तरीके से मतलब हीलियम हो गई, नियोन
हो गई, ठीक है, अर्गन हो गई, ये इस तरीके की गैसें कुछ इनमें से क्या हुई थी, डिस्कवर नहीं हुई थी, खोज नहीं हुई थी उस समय पर, लेकिन उन्होंने उनके लिए एक प्रॉपर स्थान छोड़ दिया था, ठीक है, जो बिना किसी छेड़छाड़ किए उस आवर्त सारणी में उनको स्थान मिल गया, ठीक है। जैसे अगर हम किसी का पहले से स्थान छोड़ देंगे तो बाद में ज़्यादा हलचल नहीं होती, वो अपनी स्थान पर आके बैठ जाते हैं जो भी लेट आता है, ठीक है। और अगर आपको एग्जाम में एक के पीछे एक बैठा दे, अगर कोई नहीं आया उसकी जगह पर किसी और को बैठा दे और वो अचानक आ जाए तो क्या होगा, फिर सबको उठ के अपनी अपनी सीट पर जाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उनका पहले ही स्थान छोड़ दिया था अपने अनुमान के अनुसार। ओके, अब बेटा मेंडलीफ ने तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। अब बेटा उन्होंने अपनी जो आवर्त सारणी है वो किस तरीके से मतलब कि उसको ऑर्गेनाइज किया, तो उन्होंने हाइड्राइड और क्या बनाए थे, ऑक्साइड से, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से वो किस तरीके से क्या करते हैं, अभिक्रियाएं करते हैं सारे तत्व, उसके बेस पर उन्होंने क्या किया था, इनको अलग अलग मतलब कि ये पीरियड्स में और समूह में बांट दिया था उन्हीं के अकॉर्डिंग। तो ये उनका क्या था, मूलभूत गुणधर्म माना था उन्होंने कि इनके बेस पर उसने क्या किया, अपनी आवर्त सारणी में सभी को तत्वों को जगह दी। अब बेटा ये तो इनकी क्या थी, उपलब्धियां थी जो कि बिल्कुल सही सटीक बैठी, जो भविष्यवाणी उन्होंने की, लेकिन हर चीज़ तो जरूरी नहीं है सही बैठे, जब भविष्यवाणी करो तो कुछ तो इधर उधर होगा। तो बेटा कुछ सीमाएं थी इनकी जो इन्होंने मतलब कि वो बता नहीं पाए उनको। तो जैसे मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके, क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म अक्षार धातुओं व हैलोजन दोनों से मिलते हैं। इसका क्या मतलब है बेटा, अक्षार धातुओं का, जैसे कि देखो जो पहला इनका वो था समूह, ठीक है, उसमें क्या था बेटा, जैसे हाइड्रोजन के कितने होते हैं, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, एक होता है, ठीक है। तो ये कौन से ग्रुप में आएगा, पहले ग्रुप में आ जाएगा। लेकिन जो ये हैलोजन होते हैं, हमने हैलोजन पढ़े थे बेटा 4th चैप्टर में, क्या थे, क्लोरीन हो गए, ब्रोमीन हो गए, फ्लोरीन हो गए, ठीक है। इनको भी कितने ऑक्सीजन की, इनके बाह्य कक्ष में कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यानी कि इनमें भी कितने की नीड हो गई, मतलब इनको एक की ज़रूरत होती है, जैसे इसको एक की ज़रूरत है ऐसे ही इनको भी एक की ज़रूरत है। तो हाइड्रोजन की कुछ कुछ जो गुण धर्म है वो इसके साथ भी मैच करते हैं, हैलोजन बोलते हैं इन सभी को, ठीक है। तो इनके साथ भी मैच कर रहे हैं और इनके साथ भी, क्योंकि इसको भी एक की नीड है और इसको भी एक की, ठीक है, मतलब कि ये दे देता है, ये हैलोजन जो होते हैं वो भी अपना एक दे देते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। ऐसे ही ये हाइड्रोजन क्या कर सकता है, दे देगा तब भी मतलब कि ले लेगा किसी से तब भी स्टेबल हो जाएगा। तो इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन की बात होती है, तो ये दोनों के साथ ही अपने रासायनिक गुणधर्म दिखाता है। तो इसलिए वो उनको समझ नहीं आया कि इसको कहाँ पर स्थान दिया जाए, हैलोजन के साथ दिया जाए स्थान, हैलोजन वाले जो समूह हैं उसमें दिया जाए, या फिर क्या नाम है जो इनका पहला समूह है जिसमें ये आता ही है, जैसे हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, उसमें दे। तो ये इसकी क्या थी, एक सीमा थी। दूसरा बेटा, अक्षारीय धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन व सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र बनाने वाले यौगिक बनाती है। अब बेटा ये इसी को और एक्सप्लेन किया गया है कि क्या बोला जा रहा है कि हैलोजन के साथ, तो जैसे हाइड्रोजन है क्लोरीन के साथ क्या करता है, यौगिक बना लेता है। और जो पहले ग्रुप के जो समूह के वो क्या थे बेटा, यौगिक थे, मतलब कि तत्व थे, वो भी क्लोरीन के साथ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। मतलब कि एक क्लोरीन का क्या कर लेते हैं, अपने साथ शेयर कर लेते हैं, ऐसे हाइड्रोजन भी इनके साथ शेयर कर लेता है। तो ये तो बेटा क्या है, धातु है, ठीक है, और ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो धातुओं की तरह क्या कर रहा है, ये भी क्लोरीन से मतलब कि अभिक्रिया कर रहा है और अपना एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ऑक्सीजन के साथ ये क्या कर रहे हैं बेटा, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, अलग अलग 2 हाइड्रोजन। ऐसे ही ये सोडियम भी क्या कर रहा है, 2 सोडियम ऑक्सीजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम जैसे ये धातु है बेटा अक्षारीय, वैसे ही ये भी क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। तो इसको समझ नहीं आया इनके साथ रखे या किन के साथ इसको रखे। अब बेटा हैलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक अणु है, ठीक है। वह धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया कर सहसंयोजी यौगिक बनाता है। यानी कि जो हैलोजन होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, धातु और अधातु दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन भी क्या करता है, दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, धातु और अधातु के साथ, और सहसंयोजी यौगिक बना देता है। तो ये भी उसको और भी ज़्यादा डिफिकल्टी हो गई कि इसको कहाँ पर जगह दी जाए आवर्त सारणी में। फिर नेक्स्ट बेटा जो इसकी सीमा थी, यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग अलग स्थान पर रखा जाएगा। अब बेटा समस्थानिक क्या होते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन 2 तरीके का, कार्बन 12 से भी होता है। समस्थानिक होते हैं बेटा जो क्या होते हैं, जिसके द्रव्यमान क्या होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन उसका जो परमाणु संख्या होती है वो एक ही होती है। तो यहाँ परमाणु संख्या नहीं आएगा, यहाँ परमाणु द्रव्यमान आएगा। तो उन्होंने परमाणु द्रव्यमान से ही अपनी आवर्त सारणी को क्या किया था, पूरे बनाया था। तो यहाँ पर बोला यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के जो समस्थानिक होते हैं उनको अलग अलग स्थान पर रखा जाना चाहिए। क्योंकि परमाणु द्रव्यमान में देखो, एक बार तो कार्बन का कितना परमाणु द्रव्यमान होगा, 12 होगा, और दूसरी बार
जो दूसरा इसका रूप है उसमें क्या होगा, कार्बन का 14 होगा। तो इसका मतलब एक तो इसको 14 वाले परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर रखना चाहिए और एक बार 12 के। तो एक ही तत्व को 2 जगह पर स्थान देना पड़ेगा। तो ये दिक्कत वाली बात थी इसकी आवर्त सारणी में, जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित होती अगर वो ऐसा करता। तो उन्होंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये क्या हो गई, इसकी एक सीमा हो गई, लिमिटेशन। ठीक है। अब एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। अब बेटा तीसरा क्या पॉइंट था कि जैसे देखो हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन का क्या हो गया, 1 हो गया। हीलियम है बेटा, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 4। और उसके बाद क्या आता है, लिथियम, लिथियम का कितना होता है, 5। फिर आता है बेटा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बोरोन का कितना आता है बेटा, 7। ठीक है। इस तरीके से देखो एक के बाद ना तो 2 बढ़ रहा है ना 3 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ गया सीधा, फिर इसके बाद तुरंत 4 के बाद 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पर सॉरी 7 आएगा। ओके, तो इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कोई एक सीमा नहीं है। ऐसे नहीं है कि मान लो 2 हो रहा है फिर 4 हो रहा है फिर 6, तो हमें पता हो कि एक छोड़ने के बाद एक बढ़ रहा है, ऐसा भी नहीं है ना। 2 3 4 इस तरीके से भी नहीं बढ़ रहा। क्या हो रहा है, कभी 1 हो रहा है, कभी 4 हो रहा है, कभी 7 हो रहा है, कभी 9 हो रहा है। तो इस तरीके से ऊपर नीचे आगे पीछे किसी भी तरीके से बढ़ जा रहा है नंबर। हम अनुमान नहीं लगा सकते अगले वाले का क्या द्रव्यमान आएगा। तो ये क्या हो गया बेटा, तो एक ही तत्व के दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ रहा, जिससे हम ये पता लगा सके। जैसे बेटा देखो 1 है, 1 के बाद मान लो द्रव्यमान दूसरे का 3 होता, फिर 5 होता, फिर 7 होता, तो हम अनुमान लगा देते कि इससे अगले वाले का 9 होना चाहिए। लेकिन ऐसे बढ़ ही नहीं रहा था, वो तो 1 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद मतलब कि 5 7 इस तरीके से बढ़ गया। तो हमें पता ही नहीं है, ये देखो इसके तुरंत बाद आ गए। ठीक है, तो इसलिए हम बता ही नहीं सकते कि बीच में कितने परमाणु द्रव्यमान के मतलब तत्व आ सकते हैं। तो ये इसकी क्या थी, एक और तीसरी सीमा थी। इस प्रकार यह अनुमान लगा पाना संभव नहीं था कि वे 2 तत्वों के मध्य कितने तत्वों की खोज होगी और कितने तत्व आ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी तो बेटा ये कुछ सीमाएं थी इसकी और कुछ इसकी उपलब्धियां थी। फिर भी उनकी उपलब्धियां बहुत ज़्यादा थी सीमाओं के अकॉर्डिंग कि हम पूरे तत्वों को व्यवस्थित कर पाए। इसीलिए इनको क्या माना गया बेटा, आवर्त सारणी का जनक माना गया। ठीक है, इनकी उपलब्धियों के आधार पर। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं, इन्हें कौन से गुणधर्म का प्रयोग आवर्त सारणी तत्वों के वर्गीकरण में किया। तो बेटा देखो कौन माने जाते हैं, मेंडलीव। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। आप मेंडलीव लिख दोगे बस, नाम यहाँ पर आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। फिर इनके जो इन्होंने कौन से गुणधर्म को आवर्त सारणी का मतलब कि मूलभूत माना, तो ये है मेंडलीव ने तत्व से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। ठीक है, तो ये आपका पूरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बेटा कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा, वह इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया उस समय तक ज्ञात नहीं थे। जो इन तत्वों के नाम लिखिए और वे सभी, और ये भी बताइए कि इन्होंने इन्हें क्या नाम दिया था। तो बेटा देखो वो कौन कौन से थे, तो जिनका उन्होंने अनुमान लगाया था, तो ये थे अनुमानित तत्व ये। ठीक है, आप लिखोगे कि जो मेंडलीव है उन्होंने, यहाँ से लिख सकते हो, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा, वे इस प्रकार ऐसे तत्वों का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। वो कौन से थे, अनुमानित तत्व, इस तरीके से लिख दोगे ये। ठीक है, और वो वास्तविक क्या फिर बाद में पाए गए, हमें ये वाले पाए गए। ठीक है, और इनके नाम भी आप ये लिख दोगे, एक बोरोन स्कैडियम था बाद में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड बोला है बेटा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां लिखिए। ठीक है, तो बेटा मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां हमने अभी पढ़ी, 3 पॉइंट्स पढ़े हमने इसमें। पहला तो क्या था, यही था। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे पहले में कि यही वाली लाइन लिख दोगे। ओके, यहाँ तक, और एग्जाम्पल दे दो कि यहाँ से कोई भी 1 या 2। उसके बाद दूसरा पॉइंट बेटा, इनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान भी बाद में सही पाया गया। तो यहाँ तक ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लो। ओके, फिर तीसरा बेटा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को जिनकी खोज बाद में हुई को भी पिछली अवस्था में छेड़े बिना समूह में रखा जा सका। तो यहाँ तक आपकी ये उपलब्धियाँ हैं। ओके, अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की बेटा हमने यहाँ भी 3 पॉइंट पढ़े हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाओं का। एक तो ये हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट करोगे, ये इसी की एक्सप्लेनेशन है, तो आप इसको मत लिखना। ठीक है, डिटेल में आपको सिर्फ बतानी है सीमाएं। तो आप क्या करोगे, एक तो ये हो गया, ये रहने देना, फिर दूसरी लिखना है यहाँ से, यदि परमाणु द्रव्यमान कर लेना यहाँ को आधार माना जाए तो एक ही तत्व को के समस्थानिकों को अलग अलग स्थान पर रखा जाएगा, जिससे सारणी अव्यवस्थित हो जाएगी। दूसरी सीमा ये थी। तीसरी बेटा ये कि एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान के रूप नियमित रूप से नहीं बढ़ता।
ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। तो ये तीसरी हो गई इसकी। तो ये थी इसकी कुछ सीमाएं, उपलब्धियां, और हमने डिटेल में जान लिया। बेटा इंपॉर्टेंट है आपकी सारी चीज़ों को याद कर लेना और ठीक है रिवाइज भी करते रहना। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।